आर्टिकल्स में कौन से भाग में है और क्या कंडीशंस हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो संविधान संशोधन हुआ है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, और अगर समय मिला तो जो हमारा क्या था आंतरिक अशांति के नाम पर 1975 का जो आपातकाल लगा था उसके बारे में क्या कंडीशंस बनी थी, क्या क्या चीजें थी, उसके बारे में अगर समय मिला तो उसको मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी। चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा बच्चों वो था नागरिकता के बारे में, है ना। नागरिकता कहते किसे हैं या हमने सामान्य सा देखा। तो जल्दी से आपको पिछली कक्षा का अगर रिकैप करवा दूं तो मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। मैंने ये भी बताया कि ये जो 5 से लेकर 11 है मोटे तौर पर संविधान में नागरिकता के विषय में बहुत कुछ उल्लेखित नहीं किया गया, खाली तत्कालीन परिस्थितियों के मद्देनजर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उनको ध्यान में रखकर 5 से लेकर 11 तक में उल्लेखित किया गया। मैंने आपको ये बताया था कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में हमारा संविधान क्या कहता है कि नागरिकता के प्रावधान के विषय में। अनुच्छेद 5, अगर कुछ बच्चे भूल गए होंगे या कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में संविधान लागू होने के समय में हमारे नागरिकता की क्या प्रारंभ में कंडीशंस थी, वो ऐसा कौन बताता है, आर्टिकल 6 बताता है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता के विषय में क्या प्रमुख प्रावधान है। 5 ने कहा कि प्रारंभ में नागरिकता किसके पास होगी, मैंने कहा जो भारत का नागरिक होगा, जो भारत में जन्मा होगा, जिनके माता पिता भारत में जन्मे होंगे या जो 5 वर्ष तक क्या कर चुका हो, भारत में निवास कर चुका हो। ऐसा कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 6 में ये कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों की नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। तो इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गया हो पाकिस्तान से, वो स्वतः भारत का नागरिक बन जाएगा, उसके संदर्भ में कोई विशेष प्रावधान नहीं करने। और जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है वो 6 माह की अवधि भारत में बिताने के बाद अगर रजिस्ट्रेशन करता है, पंजीकरण करता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 की चर्चा कर ली, 6 की चर्चा कर ली, 7 की चर्चा। मैंने कहा 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए और 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से भारत आए वह व्यक्ति जो मार्च 1947 के बाद भारत आए हैं, तो उनकी नागरिकता के संदर्भ में क्या प्रावधान है। तो अगर कुछ 6 माह यहाँ पर निवास करते हैं और फिर पंजीकरण करके भारत की नागरिकता प्राप्त करने का वो प्रयास करते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। 8 मैंने कहा था भारतीय मूल के वह लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान है जो जिनका संबंध भारत पाकिस्तान से ना होकर विश्व के या कहीं पर भी वो बसे हैं, अगर वो उनका जन्म भारत में हुआ या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, तो वो चाहे तो भारत की नागरिकता का आवेदन करके भारत के नागरिक हो सकते हैं। ऐसा वर्णन किसने किया गया है, आर्टिकल 8। 9 कहता है अगर कोई व्यक्ति किसी ने भी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा आर्टिकल 9 है। 10 क्या कहता है, 10 के संदर्भ में मैंने ये कहा कि किसी भी स्थिति में भारत के नागरिकों की नागरिकता छीनी नहीं जा सकती। अगर वो देश विरोधी कोई कृत्य करते हैं उसी कंडीशंस में नागरिकता को उनसे छीना जाएगा, अन्यथा कोई भी सरकार आपकी नागरिकता को कोई भी कानून बनाकर आपसे पृथक नहीं कर सकती। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता किसको देनी है, किसको लेनी है, किसको समाप्त करनी है, या नागरिकता के संदर्भ में अगर कोई प्रावधान बनानी है तो ऐसी शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को। ठीक।
बातें उल्लिखित थी बच्चों, लेकिन नागरिकता के संदर्भ में और विशेष समय समय पर हुए संविधान संशोधनों ने भारत के नागरिकों की नागरिकता के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए, जिसमें मैंने कहा पहला था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जिसमें बताया गया कि किन कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है और किन कंडीशन में किसी भी व्यक्ति से नागरिकता ली जा सकती है। मतलब नागरिकता देने के प्रावधान और नागरिकता छीनने के प्रावधान किसमें वर्णित है? 1955। और इसके अब ये 5 और 3 मैं अभी बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम एक आधार है और उसके से लेकर अब तक करीब 8 बार नागरिकता संशोधन अधिनियम मतलब विभिन्न प्रकार के क्या हो चुके हैं, कानून बन चुके हैं, जैसे 1957, नेक्स्ट 1960, अगला 1986, अगला 1992, 2015 और ये जो कानून है हमारा लेटेस्ट है, जो बात करता है किसकी? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। और जब ये पारित हो गया तो क्या बन गया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हम लोग अभी चर्चा करेंगे बस 5 मिनट। और इसके बाद कौन वह इतर व्यक्ति हैं जिनको विशेष सुविधा दी गई है, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है। वो 3 ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में हमारे विशेष प्रावधान है, वो है NRIs, PIO और OCI सिटीजन। इनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये संशोधन हुआ तब से लेकर अब तक, और मैंने आपको कहा 1955 कहता है नागरिकता किसे दी जाएगी? कितने आधार हैं बच्चों? 5 आधार। नंबर 1 जन्म के आधार पर, नंबर 2, नंबर 3 किताब कोई खोल के बोल रहे हैं कि कुछ याद भी है? देशीकरण। मतलब काफी दिनों बाद हम खाते हुए हैं यहाँ से। और अर्जित भूमि या क्षेत्र। मैंने कहा वह व्यक्ति भारत का नागरिक, ऐसा 1955 के संविधान संशोधन में था, वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ भले ही उसके माता पिता भारत के नागरिक न हैं, भूमि के कारण वो भारत का नागरिक माना जाएगा। प्रॉब्लम थी? बिल्कुल थी कि अगर कोई भी व्यक्ति विदेश से भारत आया घूमने, उसके बच्चे का जन्म भारत में हो गया तो उसका बच्चा कहाँ का नागरिक? भारत का नागरिक, जिसको संशोधित किया गया 1986 में, और ये कहा गया उन्हीं बच्चों को भारत का नागरिक माना जाएगा जिनके माता या पिता कोई भी एक क्या हो? भारत के नागरिक। कौन से संविधान संशोधन में? 1986 के संविधान संशोधन। दिक्कत तब अब भी थी कि एक अगर भारत का कोई व्यक्ति है और एक दूसरा पुरुष अगर कहीं विदेश से आता है, यहाँ की महिला से शादी कर लेता है और उसका उद्देश्य भारत में क्या था? कोई विध्वंसक कार्य करना है या आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना है, तो ऐसी कंडीशन में भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा था और फिर इसको संशोधन किया गया तब 2003 में, और ये कहा गया कोई भी बालक तभी वो भारत का नागरिक या बच्चा भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से एक दोनों के पास क्या हो? वैध दस्तावेज। क्या हो बच्चों? वैध दस्तावेज। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है, बांग्लादेश से आता है, जिसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, चोरी छुपे आता है और यहाँ की किसी
पुरुष या स्त्री के साथ वो क्या करता है, वैवाहिक विवाह करके बच्चे को जन्म देता है, तो ऐसा न हो संशोधन करके 2003 में क्या किया गया कि दोनों के पास क्या होना चाहिए, वैध दस्तावेज, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ऐसा हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा। वंश के आधार पर अगर कोई भी बच्चा भारत का नागरिक माना जाएगा, उसके वंश मतलब माता पिता या उसके दादा दादी या उसके नाना नानी, उनको उनकी संतान को, मैंने आपको ये कहा था वंश के आधार पर हर हमको और आपको सभी को वंश के आधार पर ही यहाँ पे नागरिकता प्राप्त है। इसमें शुरुआत में दिक्कत ये थी कि शुरुआत में खाली पिता के बच्चे को ही भारत का नागरिक माना जाता था, माता की ओर से उसके वंश के आधार पर क्या है, नागरिक नहीं माना जाता था। तो इसको संशोधन किया गया कब, 1992 में, और ये कहा गया कि वंश के आधार पर पिता के साथ साथ माता के संतान को भी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के थ्रू मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति भारत में आया हो यहाँ पर नौकरी करने के उद्देश्य से और भारत उसको भा गया, उसको ये लगा कि हमको यही रहना है, किसी भारतीय महिला से उसने शादी कर ली या कोई विदेशी महिला आई यहाँ पर नौकरी करने के उद्देश्य से, पढ़ने के उद्देश्य से, और किसी भारतीय के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने की अगर वो इच्छुक है तो उसे कितने दिन भारत में रहना होगा, क्या बताया था मैंने, 1+6, 1 साल लगातार, और 6 कितने में, 8 साल में 6 साल उसको भारत में रहना होगा। तब वो क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन, और उसको क्या मिलेगा, पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता। ऐसा हम लोग पढ़ चुके। अगला देशीकरण, कोई व्यक्ति किसी भारतीय से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता, लेकिन फिर भी वो भारत में का नागरिकता को स्वीकार करना चाहता है, तो इस माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से किसी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त, कला या विज्ञान के क्षेत्र में अगर उसने ख्याति प्राप्त की है और वो निश्चित अवधि तक भारत में निवास कर रहा है और भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है, तो वो देशीकरण के आधार पर देश का नागरिक बनने के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया कि क्या हर व्यक्ति एलिजिबल है, नहीं, इनका निर्धारण सरकार के द्वारा होता है, किसको दे और किसको ना दे। और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया था, किसी भी भूमि को अर्जित कर देता है अगर भारत सरकार, तो जितने क्षेत्र को भारत में मिलाया गया है, उतने क्षेत्र के रहने वाले नागरिकों को, रहने वाले व्यक्तियों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि 1974 में सिक्किम जो एक क्या था, एक स्वतंत्र राजा, जो शायद चोंगेयाल वंश का वहां पे शासन था, एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था और फिर भारत में उसको विलय कर लिया गया था। तो सिक्किम क्षेत्र के उस पूरे भूभाग के व्यक्तियों को किसका नागरिकता प्रदान हो गई थी, भारत की। या इवन कल को भारत पाकिस्तान को ही जीतकर अपने भूभाग में मिला लेता है, तो पूरे पाकिस्तान के व्यक्तियों को किसकी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, भारत की। इस आधार पर ये तो हमने देखा कि ये 5 प्रमुख आधार है जिनका उल्लेख 1955 के संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया। ये बात ध्यान रखना कि 1955 के संविधान संशोधन अधिनियम में भारत में रहने की जो अवधि थी वो मात्र कितनी थी, 6 माह, जिसको आगे चलकर बढ़ाया गया, क्या किया गया, 5 वर्ष किया गया और वर्तमान में कितना हो गया है, 7+, ये बात इस कंडीशन में 7 और इस कंडीशन में, ठीक है। आगे देखें, चलिए एक और चीज, किसी भी 1955 के भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है उसमें किन तरीकों से किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 11 है कि 12 है, 11 है।
त्याग, बर्खास्त और वंचित। तीन आधार बताता है 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। अगर कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता क्या है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अगर आप स्वतः ही भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं तो आप क्या है, त्याग के द्वारा आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर कोई भारतीय व्यक्ति जिसने, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, जिसने पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के थ्रू नागरिकता को ग्रहण किया है और उसके बाद वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता को सरकार क्या कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है। ठीक है। और तीसरा है क्या, वंचित किया जाना। वंचित किया जाना का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, कैसा, नंबर 1, वह भारत सरकार को बिना बताए 7 वर्ष, कितने वर्ष, 7 वर्ष देश के बाहर रहता हो, या संविधान विरोधी या संविधान के आदर्शों को मानने से मना करता है, या देश विरोधी कृत्य करता है, या आक्रमण या युद्ध की दशा में देश के खिलाफ विदेशी शत्रु देश को क्या करता है, उनको सहायता प्रदान करता है, या उसने जिन दस्तावेजों के आधार पर भारत की नागरिकता को ग्रहण किया है वह दस्तावेज ही क्या हुए, फर्जी हुए, गलत हुए, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की नागरिकता को क्या है, नागरिकता से सरकार वंचित कर सकती है। ऐसा कौन बोल रहा है, 1955 का नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो कितने आधार हैं, 3 आधार। स्वेच्छा से त्याग, नंबर 2 क्या करना, बर्खास्त करना, किस कंडीशन में, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के थ्रू या नेचुरलाइजेशन के थ्रू, अगर उन्होंने एक्वायर किया है सिटीजनशिप को और वो किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं तो उनकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है सरकार के द्वारा, या बिना बताए एक अवधि विशेष तक सरकार विरोधी कृत्य करने पर, देश के विरोधी कृत्य करने पर, अगर ऐसा कोई कृत्य करता हुआ कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी नागरिकता को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। एक और चीज, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार प्राप्त है जो सिर्फ देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है, कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ये ऐसे फंडामेंटल राइट्स है बच्चों जो केवल और केवल किसको प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। 15 क्या है, किसी आधार पर विभेद का, 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता, 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, बोलने की, घूमने की, व्यवसाय करने की, संघ बनाने की, समुदाय बनाने की, ऐसा 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के, शिक्षा संस्कृति के संरक्षण के संदर्भ में और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के संदर्भ में आर्टिकल 30। तो ये जो कई बार एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पेपर देखा उसमें ये कहा गया कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो मूल नागरिकों को ही प्राप्त है, तो वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 30। अगला चीज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है 2019 के वो कानून जिसके हमारे देश में एक समय तक बहुत ही ज्यादा क्या था, अराजकता या एक तरीके का विद्रोह का माहौल था, और वो कौन सा अधिनियम था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019। आपको पता है पहले इसको क्या बोला गया, क्या, सिटीजन अमेंडमेंट
हस्ताक्षर हो गए तो यही CAB क्या बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। और एक और शब्द है बच्चों NRC। NRC ये क्या है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स। क्या है, कोई बता सकता है? जो पिछले समय में बाहर से आए थे उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। कौन बाहर से? उनके संदर्भ में ये नहीं है, नहीं। NRC खोजा गया उन लोगों को, अवैध लोगों को जो भारत में थे और कहां पर थे। मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था बच्चों, बांग्लादेश का जो इशू हुआ था तो बांग्लादेश से कई सारे लोग क्या है, पूर्वी पाकिस्तान से कहां इधर उधर माइग्रेट हो गए, प्रवचन कर गए थे और ज्यादातर कहां बस गए थे, असम। तो असम में वहां के लोगों को वे ज्यादातर पूर्वी पाकिस्तान से प्रवचन कर गए थे असम, और बड़ी संख्या में करीब लाखों की संख्या में यहाँ पर रह रहे। तो ऐसे लोगों को जिनके पास वैध दस्तावेज है और जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर NRC कराने का आदेश दिया गया था। कहां पर है ये, असम में। किसको, हर वो व्यक्ति जो अवैध रूप से असम में रह रहा है। असम के लोग शिकायत कर रहे हैं कि कुछ ऐसे विदेशी हैं जो यहाँ पर आए हैं, हमको अल्पसंख्यक बना दिया है और अपने क्या बन गए हैं, बहुसंख्यक। हमारे अधिकारों की रखवाली करते हैं और कई प्रकार के आपराधिक कृत्यों में क्या है, ये शामिल है। तो ऐसे कौन से लोग हैं, उनकी जांच पड़ताल करने के लिए ये NRC करवाए। पहले इसको देखते हैं। इसको आपको पता है, ये भारत सरकार के द्वारा उन लोगों को, किन लोगों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुख्य रूप से कौन है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और कृष्ण, कि वह अल्पसंख्यक जो अपने देश में, अपने देश कौन से देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार है। मतलब उनको क्या किया गया, उनको टॉर्चर किया गया। क्यों, क्योंकि ये देश कौन से देश है, मुस्लिम बाहुल्य देश है। उनको टॉर्चर किया गया या उनके साथ अच्छा कृत्य नहीं किया गया, तो ये व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए, मैंने शुरुआत में कहा था ना, बहुत से लोग शरणार्थी के रूप में देश में आ जाते हैं कुछ समय के लिए और वापस चले जाते हैं ना। जिस समय तक देश में रहते हैं वो क्या रहते हैं, शरणार्थी होते हैं, और जब वो कहते हैं हम यहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, अवैध। ठीक है, तो ये कहा गया भारत सरकार के द्वारा इस कानून से कि वह अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध धर्म हैं या ईसाई हैं, जो कि अपने देश में धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आ गए। कहाँ आ गए, भारत आ गए। वो अगर 31 दिसंबर 2014, कौन सी डेट, 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर भारत आ गए या 31 दिसंबर 2014 को, मतलब उसी डेट को भारत आ गए, तो क्या होगा, इनको भारत में नागरिकता दी जा सकती है अगर ये 5 वर्ष तो अगर 2014 से गिने तो जो भी रह रहा है 5 वर्ष तो एक है, और वैसे कितनी है 11, तो इनको 11 साल रहने की जरूरत नहीं है। अगर 5 वर्ष से तक ये भारत में निवास करते हैं या 31 दिसंबर 2014 को ये भारत में आ गए हैं, तो इनको 5 वर्ष की अवधि बिताने के बाद इनको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी।
भले ही इनके पास वैध दस्तावेज हो या ना हो। ठीक है, देखो सीएए नागरिकता देता है, किनको देता है? जो अल्पसंख्यक है, किसी खास विशेष देश से संबंधित है और जो प्रताड़ना के शिकार। एनआरसी नागरिकता छीनता है, किसकी छीनता है? जो बांग्लादेश के हैं और जो असम में रहते हैं और जिनके पास क्या नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ पर ये डेट 21 दिसंबर 2014 है बच्चों, और यहाँ पर इसकी डेट है शायद 24 मार्च नहीं 25 मार्च 1971। ठीक है, 25 मार्च 1971 से पहले अगर कोई भी अप्रवासी बांग्लादेश का भारत में आ गया है तो ठीक है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट तो ठीक है, उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अगर कोई 25 मार्च 1971 के बाद असम में बिना किसी डॉक्यूमेंट के रह रहा है तो इनको खोजना और इनको क्या करना? बाहर करना। किसका उद्देश्य है? एनआरसी। ये नागरिकता देने की बात करता है और ये नागरिकता लेने की बात है। ये यहाँ पर बेसिकली कुछ चीजें अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो सीएए पूरे देश में लागू है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर वो पूर्वोत्तर राज्य के जो इनर लाइन राज्य हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़कर हर देश में ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? लागू है। ठीक है, तो सीएए जो एक्ट है ये पूरे देश के लिए है, एनआरसी किसके लिए है? केवल असम के लिए। डिफरेंस की बात करें, सीएए का विरोध सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय कर रहा है। क्यों करेगा भाई मुस्लिम समुदाय? क्यों करेगा? हाँ, वो कह रहे हैं कि जब आप नागरिकता दे रहे हो तो मुस्लिम भी तो कुछ ऐसे हैं जो प्रताड़ना के शिकार है, आप उनको भी दीजिए। तो सीएए का विरोध मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि एनआरसी का विरोध असम में रहने वाला हर धर्म का अनुयायी कर रहा है जिसके पास वैध नागरिकता नहीं। ठीक है, ये देने की बात करता है नागरिकता के लोगों को जो माइनॉरिटीज हैं, किन देशों के? पंजाब, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और ये छीनने की बात करता है किन देशों के व्यक्तियों से? बांग्लादेश के उन व्यक्तियों से जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के थे और जो उस समय की जीनोसाइड की घटना के बाद भारत में आ गए थे। जान बचाने के लिए इन अवैध व्यक्तियों को खोजना और अपने देश के बाहर करना, यही है क्या? एनआरसी। ठीक है, आगे आपने नाम सुना होगा बच्चों एनआरआई का, पीआईओ का, ओसीआई नाम सुना है? नहीं सुना? एनआरआई का मतलब नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, हिंदी में बोलते हैं अप्रवासी भारतीय। कौन से भारतीय? अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। पीआईओ का मतलब है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्या मतलब है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ओसीआई का ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इनमें क्या डिफरेंस? आपको पता है बहुत से लोग अच्छी नौकरी की तलाश में, अच्छे भविष्य की तलाश में, अच्छे फ्यूचर की तलाश में भारत से जाते हैं। कहां पर? विदेशों में।
और उन देशों में इनका एक अपनी मजबूत पकड़ है, एक अपना एक अच्छी शाख है। उन लोगों का फायदा जो उस कंट्री में वो रहते हुए वो वहां पर उनके पास है, उनका फायदा चूंकि है, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें तो भारतीय हैं, भारत सरकार को मिले, इसके लिए एक संस्कृति की गई। किसके द्वारा? लक्ष्मीमंद सिंघवी के द्वारा 2000 में एक समिति गठित की। ठीक है, कौन सी समिति? सिंघवी समिति। सिंघवी समिति ने ये संस्तुति की कि भारतीय मूल के उन विदेशियों का जिनकी विदेश में अपनी एक पृथक पहचान है, अपनी एक अच्छे ओहदों पर है, उनको अगर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है ना, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। हम कहीं भी जाएं लेकिन हमारी जड़ें तो कहाँ हैं? इंडिया में, और अपनी मिट्टी और अपना मुल्क और अपना देश किसे नहीं। तो ऐसे लोगों का अटैचमेंट भी है, बसेंगे वहां पर और शादी करेंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क, मतलब कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट होता है। तो ऐसे लोगों का भारत के प्रति जो मतलब एक अनुराग की भावना है और जिसका फायदा भारत को भी मिले, लक्ष्मीमंद सिंघवी समिति गठित की गई 2000, और उन्होंने ये कहा कि भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों को भारत सरकार अगर कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करे तो मेनली मतलब भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। उनकी जो मतलब आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और कई प्रकार से भारत इसका फायदा भारत को मिल सकता है। और अप्रवासी भारतीयों को भारत में विशेष नागरिकता का दर्जा देने के लिए ही एक हर वर्ष सम्मेलन का निर्णय लिया गया। आपको पता है ना, 9 जनवरी को, कब? 9 जनवरी को क्या होता है? प्रवासी दिवस होता है। इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह मनाने का निर्णय दिया गया। कब? प्रति वर्ष, जिसको 2015 में कर दिया गया प्रति 2 वर्ष पश्चात। प्रवासी भारतीयों को भारत में उनकी तरक्की, उनके आर्थिक जो भी रुतबा है उससे लाभ पहुंचाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया गया। और आई थिंक मोस्टली बच्चे जानते होंगे ये तिथि क्यों चुनी गई, क्योंकि इसी तारीख को दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बाद भारत में किसका आगमन हुआ था? महात्मा गांधी का। तो उसको एक ऐतिहासिक महत्व के रूप में रखते हुए 9 जनवरी को क्या है? प्रवासी दिवस मनाने का क्या किया गया? आयोजन प्रति वर्ष किया गया, जिसको 2 वर्ष पश्चात कब किया गया? 2015 में, ताकि उनका आर्थिक, सांस्कृतिक और उनका जो कह सकते हैं कि लाभ है वो भारत और भारत सरकार को दोनों को मिल सके। और हमने देखा कि कोविड काल में बहुत सारे एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई के थ्रू आर्थिक सहायता दी गई, ताकि भारत में जो मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए और कई तरीके की इस तरीके की आपदा में उनके द्वारा सहायता की गई, ताकि जल्द से जल्द भारतीयों को इस संकट से क्या किया जा सके, निकाला जा सके। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं एनआरआईज की, अप्रवासी भारतीयों की। ये किसे कहते हैं? अप्रवासी भारतीय बेसिकली बच्चों भारतीय ही होते हैं जो कुछ समय के लिए विदेश में गए। किसके लिए? या फिर नौकरी के लिए, या फिर पढ़ाई करने के लिए, या इनकी कहीं जॉब लग गई, या इनको यूएनओ के मिशन के हैं तो नौकरी भारत में करते हैं, लेकिन इनको शांति रक्षक के रूप में इनको यूएनओ ने किसी दूसरे देश में। मोटा मोटा आप ये समझिए, अप्रवासी भारतीयों की वह श्रेणी है जिसमें 182 दिन या 6 माह उसने भारत के बाहर गुजारा। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ठीक है, तो 6 माह कम से कम होना चाहिए। हालांकि इनके पास सिर्फ भारत की नागरिकता होती है,
इनके पास भारत का पासपोर्ट होता है। ये अगर विदेश में लंबे समय तक रह रहे हैं तो भारत में अगर चुनाव होता है तो ये मांग कर रहे थे कि भारत में ये चुनाव देने के लिए ये एलिजिबल हो। भारत सरकार ने, चूंकि ये भारतीय नागरिक है, भारत का पासपोर्ट है, तो निर्वाचन में 6A एक फॉर्म प्रदान किया और इनको प्रॉक्सी वोट, मतलब जब भी इलेक्शन हो तो ये वोट दे सकते हैं, क्योंकि है तो ये क्या ही भारत के नागरिक, इनको क्या है, वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा इनके पास नागरिकता होती है। दूसरे है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। भारतीय मूल के वह व्यक्ति जो 1-2 पीढ़ियों से या वो यहाँ रहता हो और फिर विदेश में बस गया हो, उसके बाद वो उसका बेटा कई पीढ़ियों से विदेश में सेटल हो गए हैं, वही की नागरिकता उन्होंने ग्रहण कर ली हो। ये कहा गया है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जिसका जन्म विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता कभी भारत के नागरिक हो या उसके दादा दादी कभी भारत के नागरिक हो। 1935 के भारतीय जो शासन अधिनियम है उसके अनुसार अगर उनका जन्म दादा दादी नाना नानी का भारत में हुआ हो और वो फिर कहाँ चले गए हो, विदेश चले गए हो, उनको नागरिकता उस देश की है, ऐसे व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, भारतीय मूल के विदेशी। क्या बोला जाता है बच्चों, भारतीय मूल के विदेशी। 2002 ऐसे भारतीय मूल के विदेशियों को अपने मूल देश अर्थात भारत के प्रति अपनी ड्यूटीज को निभाने के लिए ये निर्णय लिया गया 2002 में कि इनको विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु एक PIO कार्ड को लॉन्च किया जाए। किसको लॉन्च किया जाए, PIO कार्ड को। इसके अंतर्गत उनको वीजा, जो कभी भी भारत में आने के लिए उनको वीजा लेना पड़ता है, उन्होंने कहा उनको वीजा लेने के लिए 15 वर्ष तक ऐसा वीजा दिया। इस कार्ड के अगर उसको किसी के पास है तो वो 15 वर्ष के लिए भारत में क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर 6-6 महीने पर, हर 6-6 महीने पर इनको कहां पर, फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर्स के पास जाकर ये बताना होता है कि हम अभी यहीं पर रहेंगे। सिर्फ अपने कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, किसके थ्रू, 15 वर्ष तक उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस 6-6 महीने तक उनको इस ऑफिस में जाकर अपने को रिन्यू करवाना पड़ता है। इनको इलेक्शंस देने का कोई भी अधिकार नहीं, मतलब इलेक्शन में वोट देने का, खड़े होने का कोई भी अधिकार नहीं। लैंड को ये अक्वायर नहीं कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरीके की जमीन नहीं खरीद सकते हैं। और अगर ये कुछ विशेष भारत में रिसर्च करना चाहते हैं तो इसके लिए उनको विशेष अनुमति लेनी होगी, अनुमति के बाद ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं किसके संदर्भ में, PIO के संदर्भ में। 2015 में, कब, 2015 में ओवरसीज, OIC ना, ओवरसीज सिटीजन्स, ओवरसीज सिटीजनशिप और इंडिया के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के कार्ड की शुरुआत की गई और ये कहा गया क्या ऐसे व्यक्ति जो भारत में विदेशी मूल के हैं ये इनको वीजा लेने की आवश्यकता क्या होगी, नहीं पड़ेगी। और 6-6 महीने तक जो अपना रिन्यू करवाने की उनको जरूरत होती थी वो भी इनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या नहीं कर सकते, ये इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, लैंड को एक्वायर नहीं कर सकते, लेकिन जब चाहे तब वो भारत में आ जा सकते हैं। और अगर भारत सरकार चाहे तो जिस देश की
उन्होंने नागरिकता विदेश में रखी है और अगर उस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है तो कुछ विशेष मामलों में भारत सरकार को भारत का नागरिक या दोहरी नागरिकता के रूप में भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात इसमें की गई OCI में। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को समाप्त कर दिया गया और इसको मर्ज कर दिया गया किसमें? OCI में। अभी सिर्फ इसको हम समुद्र पारी विदेशी नागरिकता के रूप में देख सकते हैं कि विशेष अधिकार है जो विदेशी मूल के उन व्यक्तियों को मिलता है भारत में आने जाने का या भारत में कुछ करने के लिए। इनको भारत सरकार ये एक नागरिक के तौर पर इनको दर्जा दे सकती है और ये जो भी भारत के संदर्भ में अगर कुछ करना चाहे तो इसके संदर्भ में भारत सरकार इनको विशेष सुविधा देती है। तो नागरिकता के संदर्भ में मुझे जो लगा मोटा मोटा ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं शुरू कर रही हूँ क्या? आपातकाल। लिखवाने की जरूरत नहीं है। प्रश्न उठता है कि ये तो अवैध नागरिक के रूप में हाँ बिल्कुल है। जो भी नागरिकता के संदर्भ में कोई कानून को तो ब्रेक किया ही है ना, तोड़ा भी है। तो जो IPC की धारा के तहत जो भी सजा होगी या इनके तहत वो उसको मिलेगी। इसमें कितनी सजा है ये मुझे नहीं मालूम है, ये उनके द्वारा निर्धारित। ये जो नागरिक मतलब जो नागरिक है उसको बर्खास्त किया गया है या उसका मतलब वो नागरिकता त्याग कर दिया है तो पुनः लेना चाहता है नागरिकता तो फिर वही कंडीशन है। हाँ उतना अगर किसी पंजीकरण वालों के बर्खास्त किया गया है तो फिर वही जो मैंने आपको बताया वो उसको ये लगता है कि मैं भारत दोबारा हूँ तो फिर यहाँ पर 6+1 का 1 साल लगातार और 8 सालों में 6 का वो नागरिकता की अर्जी दे सकता है। भारत सरकार अगर उसके रिकॉर्ड को देखे कि पहले उसने अच्छा काम किया था फिर चला गया तो वो उसको दोबारा नागरिक दे सकता है। अच्छा, अदनान सामी वाला जो मैटर है जो पाकिस्तानी गायक है वो पंजीकरण के थ्रू नागरिकता मिली है कि देशीकरण के थ्रू? देशीकरण के थ्रू मिली है ना, क्योंकि उसका स्पाउस उसकी वाइफ तो भारत की है नहीं, तो इन्होंने 10-11 साल भारत में बिताया है और फिर यहाँ पर आवेदन दिया है तो अब तो उनको भारत की नागरिकता क्या हो गई है? किसको? 3 तलाक वाला क्रीमी लेयर वाला आज ही कर दूं? थोड़ा सा कर दीजिए मतलब क्रीमी लेयर कौन कौन है कौन नहीं? ट्रिपल लेयर ऑफ सिटीजनशिप मैम कुछ कंट्रीज में ट्रिपल लेयर ऑफ सिटीजनशिप मुझे तो नहीं मालूम है। अच्छा, वो विशेष क्षेत्र में अगर आपने ख्याति प्राप्त की है या कुछ ऐसे क्षेत्र में आपका क्या है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे महान साइंटिस्ट हुए अब्दुल कलाम आजाद या बहुत से ऐसे वो विदेश में अभी जैसे हमारे कौन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला था, हालांकि वो अमेरिका के थे। भारत सरकार अगर उनको चाहे कि आप भारत की भी मानव नागरिकता बोलते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में ट्रिपल लेयर, तो आप विशेष क्षेत्र के संदर्भ में आप कहीं पे भी किसी भी देश के द्वारा उनको क्या है नागरिकता के रूप में उनको स्वीकृत किया जा सकता है। उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो नागरिकता वो विशेष नागरिकता उस देश की ग्रहण भी करे, लेकिन ऐसा करने से पूर्व उसको उस
अपने जो कंट्री है उसको सूचित करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको उसकी नागरिकता का क्या होना पड़ेगा, लोप को होना पड़ेगा, है ना। जैसे एक शायद इशू था मकबूल फिदा हुसैन का, नाम सुना है आपने, वो चित्रकार थे, उनको शायद कतर की या कहाँ की नागरिकता दी गई थी, उन्होंने दी और भारत सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया, तो ये इशू हुआ था कि क्या उनको भारत की नागरिकता, जो कि उन्होंने बिना बताए क्या किया है, वहां की नागरिकता को अक्वायर कर लिया है, तो क्या उनकी नागरिकता को छीना। तो आप ले सकते हैं, अनुमति है, लेकिन विशेष क्षेत्र में ये एक्चुअली नागरिकता ऐसी नहीं है कि सारी सुविधाएं, सम्मान की बात होती है ना। कोई विदेशी भी भारत में आता है तो हम नागरिकता को ऑफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वोट डालेगा और सामान्य नागरिकों की तरह उपभोग करेगा, लेकिन एक सम्मान के रूप में उनको हर देश प्रेफर करता है योग्य विद्वानों व्यक्तियों को अपने देश का क्या बनाए, नागरिक के रूप में रखकर एक गौरव का अनुभूति कर सके। क्यों? क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशन और जितना भी ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं आप नॉलेजेबल हैं, कोई कहीं आप क्या है, विद्वान है, तो हर देश चाहता है कि वो व्यक्ति हमारे देश में आए। जैसे भारत के बहुत से साइंटिस्ट नासा में काम करते हैं कि नहीं, किस आधार पर? क्यों? क्योंकि अपने ही देश में तो कोई पूछ नहीं है और वहां पर उनको आप सैलरी पैकेज से लेकर हर चीज पे आपको एक अच्छा लैविश चीजें प्रोवाइड की जाती है। तो हर देश ये चाहता है कि विदेशी जो भी व्यक्ति है एक विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, उसको वो अपनी नागरिकता देकर, मानद नागरिकता देकर या ट्रिपल लेयर सिटीजनशिप देकर वो गौरव का क्या कर सके, प्राप्त। चलिए आपात, और किसी का जी, आपातकाल प्रश्न है, क्या है, किसे है, कितने प्रकार की है, किस भाग में उल्लेख है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ लें आपातकाल कहते किसे, है ना, इमरजेंसी। आराम से यहाँ क्लास चल रही है, अगर कोई बंदर आ जाए तो ये सिचुएशन होगी क्या नॉर्मली? हम ऐसी कंडीशंस करेंगे जो सामान्य अवस्था में नहीं कर, या आग लग जाए, तो ऐसी विशेष परिस्थितियां जिसमें देश का सिस्टम व्यवस्था न चल पाए, उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, इसको हम बोलते हैं क्या, इमरजेंसी या आपातकाल। जैसे कि आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो देखा होगा एक विंडो होती है, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी विंडो। अगर ट्रेन में आग लग जाए तो आप दरवाजे से नहीं खिड़की से देखिए, क्योंकि प्रायोरिटी क्या है, आपको अपनी जान बचाए। अगर हम भारत की बात, क्या बोलेगा, खांसी है, बाकी ठीक है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सिस्टम को जिसको चुना गया वो था फेडरेशन, संघात्मक, ऐसी व्यवस्था जिसमें पावर का क्या है, डिवाइडेशन, बंटवारा, किसके बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में। क्यों? ताकि कोई भी पावर या कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना करे। सामान्य स्थितियों में हमने जिस व्यवस्था को चुना मिलती जुलती थी फेडरेशंस के रूप में, लेकिन टोटली फेडरेशन नहीं है ना। भारत क्या है, फेडरेशन। आप कहते हैं भारत एक संघात्मक राज्य है, एक्चुअली में हमने मॉडल तो चुना, लेकिन भारत का फेडरेशन वैसा फेडरेशन नहीं है जो अमेरिका का है। भारत का फेडरेशन अपने हिसाब से क्या है, अलग है। क्यों? इसको कहा जाता है क्या, अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट फेडरेशन। इसका मतलब क्या, फेडरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इकाइयां, यूनिट्स, मतलब स्टेट्स कभी भी सेंटर से अपने को अलग कर दे, सेपरेट कर दे, ऐसा कौन बोलता है, किसमें है, संघवाद, संघात्मक व्यवस्था। जबकि भारत में तो राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब भारत का जो फेडरेशन है कम से कम इस मामले में तो अमेरिका के समान नहीं है। भारत को क्या कहा गया, यूनियन ऑफ
ऑफ इंडिया, कहीं भी फेडरेशन शब्द का यूज नहीं। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? राज्यों, इकाइयों, यूनिट्स को ये अधिकार नहीं है कि वो कभी भी केंद्र से अपने को अलग करे या पृथक करे, भले ही सेपरेशन ऑफ क्या है, शक्तियों का बंटवारा है किसके बीच में, केंद्र और राज्य। हम यहाँ आपातकाल की बात कर रहे हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी सत्ता, कोई भी केंद्र निरंकुश ना हो, शक्तिशाली ना हो, अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए शक्तियों को बंटवारा किया गया। लेकिन ये सामान्य काल में जब विशेष कंडीशंस होती है, और सबसे मुख्य क्या है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की क्या करना, रक्षा करना, तो कैसे भारत को यूनाइट करें ऐसी विशेष स्थितियों में, इसके लिए हमारे संविधान में जिस प्रोविजन या जिस प्रावधान का वर्णन किया गया है, इसको हम बोलते हैं क्या, आपातकाल। सामान्य से शब्दों में खतरे से हम कैसे बचें ताकि हम अपने घर को बचा सकें, इसके लिए हमारे संविधान में जिस व्यवस्था का वर्णन किया गया है बच्चों, वो क्या है, आपातकाल, जो किसमें है, भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से लेकर के 307, ठीक है। और ये आपातकाल हमने किस देश से ग्रहण किया, जर्मनी में एक कानून बना था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। आई थिंक 1919 से लेकर 1933 में एक कानून था, उसको आधार बनाकर भारत ने आपातकाल को अपने देश में संकटकालीन परिस्थितियों से देश की एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए इस प्रावधान को चुना। इसमें शक्तियों, किस देश को बचाने के नाम पर शक्तियों को क्या किया जाता है, सस्पेंड, केंद्र के हाथों में शक्तियां प्रदान की जाती हैं, और व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का क्या किया जाता है, सस्पेंशन, मतलब उसका निलंबन होता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर कितने प्रकार के आपातकाल की बात है, 3। कौन कौन से, तीन प्रकार की ऐसी संकटकालीन स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है या ये कह सकता है कि संकट की स्थिति है, अब आप क्या है, आपको विशेष सुविधाएं सुरक्षा के नाम पर ये आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आपको पता है 352 के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 352 के अंतर्गत वर्तमान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, इनके आधार क्या है, किन आधारों के नाम पर ये आपातकाल, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, कोई बता सकता है? मैं यहाँ पहले की बात कर रही हूँ, वित्तीय संकट तो सबसे नीचे है। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल की बात, कितने प्रकार के, 3 प्रकार। मूल संविधान, नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 और नंबर 3 आंतरिक अशांति, जिसको कि कब हटा
संविधान संशोधन 1978 क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके एक नया शब्द जोड़ा गया और वो था बच्चों सशस्त्र विद्रोह। क्या मैंने बोला? मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल में 3 आधार थे। नंबर 1, किसी भी देश के साथ देश की युद्ध होने की कंडीशन में। नंबर 2, किसी दूसरे देश के द्वारा देश में आक्रमण की स्थिति में। और नंबर 3, क्या? आंतरिक अशांति की स्थिति। ठीक है, आपातकाल को इसी कंडीशन में हम लोग बात करते हैं। आपातकाल को बच्चों हम 2 भागों में, इस राष्ट्रीय आपातकाल को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 बाह्य आपातकाल और नंबर 2 आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल का मतलब वह आपातकाल जिसने एक्सटर्नल कॉजेस के कारण दूसरे देश ने देश पर हमला किया है, इसके कारण देश में क्या लगाई गई? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगाई गई। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। बाह्य परिस्थितियां मतलब देश की जो भूभाग है इसके बाहर की कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण क्या लगा? बाह्य आपातकाल। और इसमें मूल संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल, इसके अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं? इसको और ठीक है, दूसरे देशों के साथ युद्ध हुआ और दूसरे देशों के साथ बाह्य आक्रमण किसी ने किया, तो ये कौन सा कारण है? बाह्य। आंतरिक आपातकाल का मतलब यहां तो मैंने कहा देश का अन्य देशों के साथ क्या हो गई है? संकटपूर्ण स्थिति हो गई। आंतरिक का मतलब देश के अंदर ही कुछ ऐसी गतिविधियां घटित हुई हैं जिससे देश की शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, एकता, अखंडता को खतरा पहुंचा है। इसको हम बोलते हैं क्या? आंतरिक आपातकाल। और इसके कारण मूल संविधान में किसकी चर्चा की गई थी? आंतरिक अशांति। तो राष्ट्रीय आपातकाल को हमने 2 भागों में बांटा, बाह्य आपातकाल और आंतरिक आपातकाल। बाह्य आपातकाल के आधार पर युद्ध हो सकता है या बाह्य आक्रमण हो सकता है। आंतरिक आपातकाल के कारण परिस्थितियां बाहरी नहीं है, परिस्थितियां देश में बिगड़ी हैं। किसके कारण? अंदर के लोगों या व्यवस्था या सिचुएशन के कारण, जिसके कारण क्या लगाना पड़ा? नेशनल इमरजेंसी। मैं यहां बता रही थी कि मूल संविधान में यह आंतरिक अशांति शब्द था जिसको कि कौन से संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? इस शब्द को चेंज कर दिया और एक नया शब्द इसको हटा करके जोड़ा गया और वो शब्द क्या था? विद्रोह। ठीक है, क्या सिचुएशन थी जिसके कारण ये शब्द हटाना पड़ा? आंतरिक विद्रोह ऐसे भी हो सकता है, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के भी हो सकता है, बिना नारेबाजी हो सकती है, लेकिन इसमें शस्त्र का यूज किया जाएगा। शस्त्र का यूज किया जाएगा, वो बात सही है आपकी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ ऐसा कारण क्या बना जिसके कारण ये चेंज करना पड़ा? इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था वो आंतरिक अशांति का डर लगा दिया था, जिससे मतलब पूरे शासन व्यवस्था के भंग हो गई थी। इसलिए बताया गया कि सरकार
जी देखिए, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि अब तक राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर आप कितने बार आपातकाल लग चुका है? कितने? नंबर 1, नंबर 2, पहला आपातकाल कब लगा, किसने लगाया, राष्ट्रपति कौन? सितंबर 1962। पीएम थे कौन? नेहरू। और प्रेसिडेंट थे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कारण क्या था? किस पर आक्रमण किया था चीन ने? नेपाल पर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, मतलब तत्कालीन नेपाल, वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चीन ने आक्रमण किया था नेपाल पर, जिसके कारण की पहली बार आपातकाल लगाया गया। कब? 1962। और कब तक चला? 1968। बीच में क्या हुआ? 1965 में कौन सा युद्ध हुआ? पाकिस्तान का। मतलब 62 से शुरू हुआ और कब तक चला बच्चों? 68 तक पहला आपातकाल लगाया किसने? राष्ट्रपति तो राधाकृष्णन जी थे और तत्कालीन पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कारण क्या था? चाइना का आक्रमण। किस पर? नेपाल पर। पहला युद्ध। दूसरा प्रयोग कब हुआ? कब तक? नहीं मालूम, चलो छोड़ दो, करेंगे। पीएम कौन थी? और प्रेसिडेंट? वी गिरी। कारण क्या था? किसके लिए वॉर हुआ था? बांग्लादेश, मतलब पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी कि हमको पश्चिमी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। टाइम मिलेगा तो मैं कभी कहानी बताऊंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी और आपको जानना चाहिए क्या सिचुएशन है, बाकी तो आप पढ़ लेते। ठीक है, तो इसके कारण बहुत से व्यक्ति भारत में आए, बहुत बड़ी संख्या में भारत में उन्होंने प्रवेश किया। पूर्व पश्चिमी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और बांग्लादेश के बहुत सारे व्यक्ति जो कि भारत आ रहे थे और बांग्लादेश जो लोग जो इस पूर्वी पाकिस्तान के समर्थक है, भारत से सहायता मांग रहे थे। तो इस कंडीशन में 1971 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध की घोषणा कर दी थी और दूसरा आपातकाल लगा था 1971 में। और ये दोनों आपातकाल किस आधार पे लगे थे बच्चों? बाह्य आपातकाल। तीसरा आपातकाल लगा था कब? 1975 से लेकर के डेट क्या है? मार्च है शायद, वो देख लीजिएगा, डेट तो मुझे नहीं याद है। 22 जून देखिए, 25 जून 1975 से 1977 तक। और ये वाला जो आपातकाल है ये भी कब तक चला?
1977 बोर्ड पे अगर आप देखिए लिखिएगा बाद में। एक आपातकाल तो पहले से ही लगा था ना, तो दूसरा क्यों लगा? 71 वाला तो लगा ही था, चल ही रहा था। काहे के आधार पर क्या ऐसी कंडीशन बन गई कि तीसरा लगाया? किसने? इंदिरा गांधी। किसके राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्यों? क्योंकि वो बाह्य आपातकाल था और यहाँ पर क्या आंतरिक अशांति के नाम पर इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? आपातकाल की घोषणा कर दी कि ऐसा तो राष्ट्रपति ने किया, हम तो इसके फेवर में ही नहीं। और जो उन 200 वर्षों में उन्होंने अपनी तानाशाही या कह सकते हैं अपनी पावर का मिसयूज किया, कई लोगों को जेल में बंद कर दिए। बोलना, अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको कोई भी समाचार पत्र अगर कुछ भी छपने से पहले सरकार की कमीशन, हजारों नेता जेल में बंद, लाखों की संख्या में कानून के अंतर्गत इसमें क्या किया गया था? इस आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था। किसकी सत्ता को बहुत ज्यादा हाईलाइट, मतलब अपनी कह सकते हैं पूरी तौर पर इंदिरा गांधी ने पद का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। और इसी कारण से पीएम पहले इंदिरा गांधी लिख लीजिए, प्रेसिडेंट कौन थे? इसी कारण से बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने के कारण क्या 44वें संविधान संशोधन, क्योंकि 1977 में इंदिरा गांधी आपातकाल खत्म हुआ। देखो 1971 में इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी थी और आपको पता है एक लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इस आपातकाल में उन्होंने कार्यकाल को बढ़ाया, मतलब जो चुनाव 1975 में होने चाहिए, किसमें होने चाहिए? 76 में होने चाहिए, वो और बढ़ा के कब कर दिया? क्योंकि एक साल वो आपातकाल के बाद लोकसभा को बढ़ाने का पावर इसमें पास होता है। 1977 में चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी की क्या हो गई? हार हो गई और जनता पार्टी की मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई सरकार बनी। इस समय इस आपातकाल 1976 में इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन किया था ताकि वह जो कार्य कर रही थी उनको एक संवैधानिक आधार मिले, जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर कहा कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 6 साल कर दिया था। सरकार अगर जो भी कार्य करती है उसको न्यायालय की समीक्षा के बाद बाहर कर, बहुत सारे प्रावधान थे जो हम लोग इसके बाद संविधान संशोधन की क्लास में देखेंगे। इन सारे इंदिरा गांधी के द्वारा किए गए 42वें संविधान संशोधन को जब मोरारजी देसाई की सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई थी तो सारे 42वें संशोधन को एंटी मतलब काट दिया और कौन सा संशोधन किया? 44वां संविधान संशोधन। और इसी संशोधन में इनके सारे प्रावधानों को हटा करके नए प्रावधानों को स्थापित किया गया। और जो आपातकाल के संदर्भ में प्रमुख प्रावधान था बच्चों, आंतरिक अशांति को हटाया गया और क्या नया शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह। जैसा कि अभी बच्चे ने कहा क्या कि सशस्त्र विद्रोह अगर सेना के या कहीं पर भी कोई, जैसे अभी किसानों का विद्रोह हुआ तो अभी वो शांतिपूर्वक क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। अगर वो हिंसक हो जाते तो वो इसके अंदर, लेकिन आंतरिक अशांति वाला आपातकाल को उसमें हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन। तो अब कितने आधार है राष्ट्रीय आपातकाल के? कहोगे मैडम गिनती आपको नहीं आती क्या? बच्चों ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आंतरिक अशांति हटाकर क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। और यहाँ पर है और
पहली कंडीशन क्या है? युद्ध। और दूसरी कंडीशन क्या है? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में कितने राष्ट्रीय आपातकाल के आकार हैं? 2, 3 नहीं, 2 है। नंबर 1 युद्ध और नंबर 2 बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। किसी भी राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 है जो दूसरा आपातकाल है, वो क्या? किसी भी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के ध्वस्त होने पर एक कंडीशन, या राज्यों के द्वारा केंद्र के कानूनों को मानने से मना करने पर इस आपातकाल का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? राष्ट्रपति शासन। कौन सा आपातकाल? 356। 2 आधार, या फिर संवैधानिक व्यवस्था विफल है या फिर राज्यों ने केंद्र के कानूनों को मानने से क्या कर दिया है? मना। नंबर, भारत या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वित्तीय मामलों में अगर वित्तीय साख पर खतरा हो या स्थायित्व में खतरा हो, तो राष्ट्रपति के द्वारा संपूर्ण भारत में या किसी क्षेत्र विशेष में कौन से वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, आर्टिकल 360। तो 3 प्रकार, अभी मैंने सिर्फ आधार बताए, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। क्या है प्रावधान, कैसे लगता है, अनुमोदन कैसे होता है, अवधि कितनी है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मैंने क्या बताया? 352 से लेकर के 360। तो अब हम देखेंगे ये आर्टिकल जो है, ये सारे आर्टिकल में 3 आर्टिकल तो हमने देख लिए, बाकी आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें? 352 राष्ट्रीय आपात, 353 आपातकाल का प्रभाव या राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, 354 354 है राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का आवंटन जिसको संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है, संसद के समक्ष रखना अनिवार्य। कौन बोल रहा है? 354 355 कहता है बच्चों
नेशनल इमरजेंसी के संदर्भ में केंद्र के कौन कौन से कर्तव्य है इसके बारे में बताता है। आर्टिकल 355 ये कहता है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्यों की युद्ध में या राष्ट्रीय आपातकाल में कुछ भी लिख लीजिए, युद्ध में राज्यों की एकता अखंडता की रक्षा और राज्यों को संविधान के अधीन निहित आदर्शों के अधीन रखने का प्रावधान करता है कौन? 355 मोटे तौर पर लिख लीजिएगा, संघ के कर्तव्यों का उल्लेख। 356 राष्ट्रपति शासन। 357, 358, 359, 360, 357 केंद्र के द्वारा राज्यों की विधायी शक्ति का प्रयोग का प्रावधान। कहता है अनुच्छेद 19 + 6 का निलंबन। 359 कहता है अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन। और 360 कहता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन 19 को छोड़ और बीच में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 20-21 को छोड़। यहां पे लिख लीजिएगा 20-21 को छोड़कर। चलिए अब हम लोग अनुच्छेद में देखते हैं। आर्टिकल्स में क्या है आपातकाल, और फिर हम लोग कल एक एक आपातकाल को देखेंगे, क्यों लगता है, कैसे लगता है, कितने समय के लिए लगता है, आपातकाल कौन लगा। इतना तो पता है आपातकाल की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति की घोषणा करना ही काफी नहीं है, तीनों आपातकाल में अलग अलग प्रावधान है। तीनों आपातकाल में क्या है, किस तरीके से घोषणा के बाद संसद के अनुमोदन का समय है, इसकी चर्चा। कितने समय तक आपातकाल रह सकता है, इसकी चर्चा। किस बहुमत के साथ, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा। राष्ट्रपति आपातकाल लगाता तो है,
इनकी सहमति या सलाह पर और हटाने का क्या प्रावधान है इसकी चर्चा, आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ता है इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज जल्दी से देख लेते हैं 352 से लेकर 360 के अंतर्गत जो हमारे संविधान में आपातकाल के संदर्भ में कौन कौन से प्रावधान हैं। 352 अभी मैंने कहा राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, जिसमें लगाया जा सकता है देश, संपूर्ण देश में या देश के किसी भाग विशेष में। किस कंडीशन में? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा 352 का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि एक बात आप लोग को नोट करनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी का शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है। इसके स्थान पर एक शब्द लिखा गया है प्रोक्लेमेशन, मतलब आपातकाल की उद्घोषणा। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये शब्द नहीं है। हम लोग समझने के लिए इसका यूज करते हैं, क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा। ऐसा 352 के अंतर्गत, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत हम इस हमारे संविधान में वर्णित है। 353 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र राज्य संबंधों में, और किस प्रकार केंद्र सरकार विधायिका और कार्यपालिका किस तरीके से वो कार्य करती है, या केंद्र और राज्यों के बीच में कैसा संबंध होता है कानूनों को निर्मित करने के संदर्भ में और कानूनों को लागू करवाने के संदर्भ में। इस आपातकाल के समय क्या प्रभाव पड़ता है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, इसका वर्णन इसमें है 353। विधायिका आपको पता है 3 प्रकार, सामान्य स्थितियों में 3 सूचियां दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर कानून केंद्र बनाता है, राज्य सूची पर राज्य बनाते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। इस आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण करने का अधिकार किसको हो जाएगा? केंद्र को हो जाएगा। और इवन राज्य सूची के विषय में ऑर्डिनेंस को जारी करने का भी अधिकार किसको हो जाएगा? केंद्र को। यही नहीं, अगर केंद्र कोई भी कानून बनाता है और उसको किसी राज्य विशेष जहां पर आपातकाल लगा है या उन राज्यों में जहां पर आपातकाल नहीं लगा है, और केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों को भी राज्यों को अपने राज्य क्षेत्र में लागू करवाना होता है। तो ये 353 के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ता है इसका उल्लेख किया गया है। और मोस्टली आप मोटे तौर पर समझिए कि राज्यों की शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और कौन शक्तिशाली हो जाता है? केंद्र। 354 ये आपको इसमें राजस्व मतलब पैसे, मतलब धन, मतलब फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है केंद्र को, और राज्यों के बीच में करों के आवंटन किस प्रकार से होगा इसका प्रावधान संसद के मतलब राष्ट्रपति के द्वारा इसको रखवाने की बात की गई है। और इस आवंटन को संसद के समक्ष, जो कि किसने किया है? राष्ट्रपति ने किया है, इसको संसद के समक्ष क्या है? रखवाना आवश्यक है। ऐसा कौन बताता है? आर्टिकल 354 दिमाग में रखिए। पैसे का बंटवारा करता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय 354। कितना पैसा केंद्र को, कितना पैसा राज्यों को, कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये आवंटन बराबर बराबर जो बांटना है इसके समक्ष रखवाना है संसद। ये पैसों के संबंध में, ये प्रभाव के संबंध में, और ये राष्ट्रीय आपातकाल। संघ के कर्तव्य, भैया इमरजेंसी है, घर का बड़ा बुजुर्ग कौन है? केंद्र है। तो क्या जिम्मेदारी
क्या कि आप ड्यूटी को निभाएं, पावर को ले लिए हो, अब छोटे छोटे नान बच्चों की जिम्मेदारी की तो रक्षा तो करो। तो इसमें 355 के अंतर्गत ड्यूटीज ऑफ द सेंटर मतलब केंद्र के कर्तव्यों की बात है कि वो युद्ध के समय उन अपने जो भी यूनिट्स हैं उनकी एकता अखंडता उनकी संप्रभुता की रक्षा करे और उनको संविधान के आदर्शों और निहित आदर्शों के अनुसार कार्य करने की ओर प्रेरित करे। ऐसा वर्णन कौन करता है? 355। किसके कर्तव्यों की बात है? राज्य में कि केंद्र के? केंद्र। किसकी रक्षा करनी है? क्यों करनी है? युद्ध हुआ है। युद्ध में आपको पता है जितना भी फोर्सेस होता है स्टेट के पास तो क्या है? पुलिस व्यवस्था है, आंतरिक सुरक्षा के नाम पे फोर्सेस किसके पास है? केंद्र के पास है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना है? राज्यों की रक्षा करनी। 356 किसी राज्य में, मैंने वहां पे आपको बताया कि 352 3 बार यूज हो चुका है। 356 120 बार और 360 एक बार भी नहीं। ठीक है, तो 356 राज्यों में राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद किस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ऐसा वर्णन किसमें किया गया? 356। हम लोग देखेंगे कल कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन मतलब इसका बहुत बार दुरुपयोग हुआ। पहली बार किस राज्य में लगा? पंजाब में ना 1951 में, और शायद केरल में 1959 में लगा था। ठीक है, 1900 मेरे ख्याल से 77 में 1977 में ही इंदिरा गांधी जब आपातकाल लगाई थी तो 9 राज्यों को बर्खास्त कर दिया था। इसके आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद। और जब इंदिरा गांधी गई और मोरारजी आए 1978 में भी उन्होंने वही काम किया। इंदिरा गांधी ने गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकारों को क्या कर दिया? निपटाई दिया, बर्खास्त कर दिया। और मोरारजी आए तो उन्होंने उन कांग्रेसी राज्यों की सरकारों को क्या कर दिया? इस आधार पर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा। 1900 का बाबरी मंदिर विध्वंस हुआ 1992 में ना, हाँ कि ना? 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था तो कांग्रेस ने तत्कालिक मतलब उस समय की सरकार ने केंद्र में 4 भाजपा शासित सरकार राज्य सरकारों को पंथ निरपेक्षता, जो बेसिक स्ट्रक्चर है पंथ निरपेक्षता के नाम पर 4 भाजपा शासित राज्यों को 356 के आधार पर क्या कर दिया गया था? सभा सरकारों को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। सबसे ज्यादा अब तक किन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? पंजाब और उत्तर प्रदेश में 9 बार। क्या ऐसी कोई राज्य है जिनमें अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? एक तो है तेलंगाना और दूसरा कौन है? नहीं, शायद मिजोरम या मेघालय, ये दो। तो अभी तक इसका सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग हुआ। अब हम आते हैं 357 में, जब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो राज्यों की जो विधायी शक्ति है, यस, 365 कहाँ गया? हाँ, उसके आधार पर भी लगा सकता है। इसको मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगी। देखो 356 है, मैं बता दूं, है तुमने पूछ दिया तो मैंने कहा 2 आधार है राष्ट्रपति शासन। नंबर 1 356 संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब सरकार क्या है, मेजॉरिटी खो दे या कोई आधार केंद्र सरकार जिसको कहे या कोई सरकार विश्वास मत प्राप्त न कर सके, तो एक कंडीशन संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356।
और जो दूसरा कंडीशन तुम बता रहे हो 365, ये है राज्य सरकारों के द्वारा केंद्र के आदेशों कानूनों को न मानना, इसके आधार पर 365 दिया। ठीक है, कहां पर 357 के थ्रू बच्चों राज्यों में जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तो लेजिस्लेटिव पावर, राज्यों में कानून का निर्माण कैसे होगा, किस आधार पे होगा, केंद्र को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हो जाएगी, सारा शासन तो राज्यपाल करता है ना, किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर। कानून किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में वर्णन करता है कौन, आर्टिकल 357। 358 क्या कहता है, 358 कहता है टाइम हो गया है वो आर्टिकल बाहर बस 2 मिनट ठीक। 359 की फंडामेंट आपातकाल जैसे ही लगेगा, आपातकाल आया 19 मतलब कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार गया, मतलब आपातकाल आया, स्वतंत्रता का अधिकार गया, परंतु कुछ 2 आपातकाल, कौन कौन सा, युद्ध और दूसरा कौन सा था, बाह्य आपातकाल अगर लगेगा तभी 19 और उसके 6 स्वतंत्रता के अधिकार लोप होंगे। अगर सशस्त्र विद्रोह होगा तो ये लोप या समाप्त नहीं होगा। हम लोग इतना पढ़ते हैं, हम लोग 358 के अंतर्गत 19 स्वतंत्रता अधिकार खत्म तो होता है, परंतु 2 कंडीशन में। कौन सी 2 कंडीशन है, वॉर और दूसरा क्या, बाह्य आक्रमण, एक्सटर्नल, उसमें अगर कोई आक्रमण करता है तो इसके आधार पर 19 और उसके अंतर्गत 6 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे। आंतरिक अशांति जो पहले था और जो सशस्त्र विद्रोह अब है, अगर ये लगेगा तो 19 नहीं समाप्त होगी। 359 ये अन्य मौलिक अधिकारों के सस्पेंशन की बात करता है, परंतु हटाया जा सकता है। हटेगा या नहीं हटेगा ये कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति। ये हट जाएगा 2 आधारों पर, ये हटाया जा सकता है अन्य मौलिक अधिकार, लेकिन किसी भी कंडीशन में कौन नहीं हटेगा, 20 और 21। 20 क्या था, दोष सिद्धि के विषय में स्वतंत्रता, और 21 क्या थी, जीवन जीने। ठीक है, और लास्ट क्या है, वित्तीय आपात। समझ में आया। 352 353 प्रभाव, 354 इसके बीच में 355 ड्यूटीज इसकी 356 राष्ट्रपति शासन, 357 राज्यों में लेजिस्लेटिव पावर के संदर्भ में केंद्र के क्या है, मतलब कानून निर्माण के संदर्भ में राज्य के विषय पे क्या है केंद्र। 358 19 का निलंबन, 359 अन्य फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन, इसको छोड़कर, और 360 दैट्स इट। थैंक यू।